हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने पृथ्वी पर किसी ऊंचाई h से गिर रहे पिंड पर कोरोलियस बल का प्रभाव देखा था और उसका विस्थापन देखा था। अगर किसी हाइट h से हमने किसी पार्टिकल को गिराया है तो उसका शिफ्ट है वो कितना होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखते हैं यदि कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा। तो हम मान लेते हैं पृथ्वी पर किसी अक्षांश लैम्डा पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, एक कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उस पे कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा। जैसे सपोज करो मैं खड़ा हूं पृथ्वी पर किसी अक्षांश लैम्डा पे खड़ा हूं और मैं अब किसी पार्टिकल को क्या फेंक रहा हूं, ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा। अक्षांश क्या होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो थोड़ा सा मैं उस डायग्राम को दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये हमारा क्या था, अर्थ थी और इस अर्थ पे क्या था, ये सेंटर था और यहाँ पे कोई बिंदु P था इस पॉइंट पे। तो ये बिंदु हमारा कैसा था, इस तरीके से था, ठीक है। तो ये जो इसका अक्षांश था लैम्डा, इस पॉइंट का अक्षांश लैम्डा ये था और ये पॉइंट P था। यहाँ पे अगर कोई बिंदु इस बिंदु P से किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ हमने डायरेक्शन बनाई थी, ये Z प्राइम थी और ये हमारी x प्राइम थी और ये डायरेक्शन हमारी क्या थी, y प्राइम थी और इधर हमारा क्या था, ओमेगा था, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इस बिंदु P से अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ कण फेंका है, इसका मतलब उस कण का वेग किस दिशा में आएगा, z प्राइम दिशा में आएगा। और हम मान लेते हैं कि कण को v नॉट वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है। अगर कण को हमने v नॉट वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है तो इस बिंदु P पर जो घूर्णन की वजह से जो कोणीय वेग है वो क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा J प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा K प्राइम। और हमने फेंका किधर है, v नॉट वेग से ऊपर की ओर फेंका है। तो किसी समय t पर कण का वेग क्या हो जाएगा, हमने किसी कण को अगर यहाँ से मैं v नॉट वेग से फेंक रहा हूँ ऊपर, तो t समय के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन की गति के नियमों से कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u माइनस जी टी। जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं हम, u क्या है, इनिशियल स्पीड, और वो कितनी है हमारी v नॉट इज इक्वल टू v नॉट माइनस जी इंटू टी। और ये क्या है हमारा v प्राइम है, किस दिशा में है ये, k प्राइम दिशा में है। क्यों, क्योंकि हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है और किसी समय t पर ये क्या हो जाएगा, उसका वेग हो जाएगा। तो उस समय t पर कण पर कोरियोलिस बल है वो कितना लगेगा, Fc, वो हम जानते हैं किसके बराबर आएगा, -2m इंटू ओमेगा क्रॉस v प्राइम। आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा किस में था, k प्राइम दिशा में। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2m, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ओमेगा कोस लैम्डा J प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा K प्राइम क्रॉस v नॉट माइनस जी टी इंटू के प्राइम। ये क्या आ गया, कोरियोलिस बल आ गया है उस कण के ऊपर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू -2m, ये क्या है, J प्राइम क्रॉस K प्राइम, कितना आएगा, I प्राइम, J क्रॉस K कितना I होता है, ओमेगा कोस लैम्डा इंटू v नॉट माइनस जी टी I प्राइम, ओमेगा साइन लैम्डा K प्राइम क्रॉस v नॉट माइनस जी टी K प्राइम, K प्राइम क्रॉस K प्राइम की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये आ गया हमारा Fc। इस Fc को हम देख के क्या अनुमान लगा रहे हैं, ये जो कोरियोलिस बल है वो किस दिशा में लग रहा है, माइनस आई कैप में। देखो एक माइनस साइन ये रहा और I प्राइम ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ, कण हमारा किस तरफ शिफ्ट होगा,
किस तरफ जाना चाहिए था? अगर ये प्लस आई प्राइम होता तब तो ये देखो अक्स आई प्राइम इस दिशा में बल लग रहा है और ये दिशा कौन सी थी? पूर्व दिशा थी। लेकिन आ क्या रहा है हमारा? माइनस आई प्राइम। इसका मतलब कण पे बल किधर लग रहा है? इस दिशा में। इसका मतलब अगर कण को मैंने ऊपर फेंका है तो इस पे बल पश्चिम दिशा में, अर्थात इस दिशा में ये जाएगा। सीधा जाने की बजाय क्या करेगा? ये थोड़ा सा पश्चिम दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो ये बल हमें बता रहा है। अब ये कितना शिफ्ट होता है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं अपन ज्ञात कितना शिफ्ट हो जाता है। बल अगर हमारे पास आ गया है तो हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि हम जानते हैं फोर्स किसके बराबर होता है? m d2 x प्राइम ओवर dt स्क्वायर। x प्राइम ही क्यों लिखा है मैंने? क्यों? क्योंकि जो ये फोर्स किधर लग रहा है? x प्राइम डायरेक्शन में लग रहा है। या तो आई प्राइम है वो, या तो पॉजिटिव अक्स हो सकता है या नेगेटिव, और ये माइनस आई है, इसका मतलब ये माइनस अक्स दिशा में लग रहा है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? ये इज इक्वल टू -2m ओमेगा कोस लैम्डा वी नॉट माइनस जीटी आ जाएगा। हमें चाहिए क्या? अक्स प्राइम कितना शिफ्ट हुआ है वो चाहिए हमें। तो इसका क्या कर दें? m से m कैंसिल हो गया, कर लेते हैं इसका समाकलन। जैसे ही समाकलन करोगे तो डी एक्स प्राइम ओवर डी टी इज इक्वल टू -2 ओमेगा कोस लैम्डा। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? वी नॉट क्या है? एक कांस्टेंट। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? इनटू टी माइनस जी। टी का समाकलन कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट c1। आएगा या नहीं आएगा? इस कांस्टेंट c1 की क्या चाहिए हमें? वैल्यू चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अब चूंकि हम जानते हैं एट t इज इक्वल टू 0 डी एक्स प्राइम ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। t इज इक्वल टू 0 पे मैं क्या कह रहा हूं? डी एक्स प्राइम ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, मतलब वेग 0 उसका। क्या ये बात आपको सही लग रही है? आपको गलत लग रही होगी ये बात। क्यों? क्योंकि हमने तो वी नॉट वेग से कण को फेंका था, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। हमने वी नॉट वेग किधर दिया था? अपवर्ड डायरेक्शन में दिया था। और ये वेग कौन सा है? डी एक्स प्राइम ओवर डी टी किस दिशा में है? या तो पूर्व में या पश्चिम में दिया था क्या आपने वेग? पूर्व या पश्चिम में तो कोई वेग ही नहीं दिया आपने, तो अपवर्ड डायरेक्शन में दिया था। इसलिए ये वेग क्या है? 0। और ये दोनों मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा? c1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? डी एक्स प्राइम ओवर डी टी इज इक्वल टू -2 ओमेगा कोस लैम्डा वी नॉट टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। c1 क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। अब हमें क्या चाहिए? अक्स प्राइम चाहिए। तो अक्स प्राइम के लिए हम क्या कर लेते हैं? अक्स प्राइम एक बार फिर समाकलन कर देते हैं इसका। तो अक्स प्राइम इज इक्वल टू -2 ओमेगा कोस लैम्डा वी नॉट टी का कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c2। अब हमें फिर से क्या चाहिए? c2 की वैल्यू चाहिए। फिर हम क्या लगाते हैं? इनिशियल कंडीशन लगाते हैं एट t इज इक्वल टू 0 अक्स प्राइम इज इक्वल टू 0। है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? कण को t इज इक्वल टू 0 पे अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे तो नहीं फेंका ना उसको, पूर्व या पश्चिम में तो नहीं फेंका, अपवर्ड में फेंका है, इसलिए वो अक्स प्राइम क्या हो गया? 0। और वैसे भी वो कहाँ था? t इज इक्वल टू 0 पे हमारे हाथ में था कण, कहीं उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। तो t इज इक्वल टू 0 पे x प्राइम 0, ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? x प्राइम इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इनिशियल कंडीशन लगाते ही। तो x प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा -2 ओमेगा कोस लैम्डा वी नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जी बाई 2 टी क्यूब अपॉन 3। आएगा कि नहीं आएगा? इज इक्वल टू -2 ओमेगा कोस लैम्डा, और देखो इसमें टी स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, तो कितना बचेगा इसमें? फिर वी नॉट माइनस जी टी ओवर 3। ये हमारे पास क्या आ गया है? अक्स प्राइम आ गया। क्या आ गया? अक्स प्राइम की वैल्यू आ गई है। अर्थात जब हम उस कण को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो किसी पर्टिकुलर समय टी पर ये क्या रहेगी? उसकी
विस्थापन रहेगा। जैसे सपोज करो आपने उस कण को v नॉट वेग से ऊपर की तरफ फेंक दिया है, तो 2 सेकंड बाद में वो कण की आपको पोजीशन चाहिए कि वो कितना शिफ्ट हो गया है पश्चिम दिशा में, तो यहाँ t इक्वल टू क्या रख दो, 2 रख दो। अब देखो हम बात करते हैं, इसमें और कंडीशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा जो t है वो हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, उस पर कंडीशन क्या लगी हुई है, हमारी वेलोसिटी की कंडीशन लगी हुई है। कैसे? जैसे सपोज करो आपने इस कण को फेंका है इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मतलब क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक ही जा पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने 2 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया तो ये चला जाएगा जहां इसका मन करे वहां, नहीं जा पाएगा। उस पर कंडीशन लगती है ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो हम निकाल सकते हैं, अगर इनिशियल स्पीड हमारी v नॉट है और उससे कण अगर मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंच जा रहा है, h, यदि कण अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है, h तक पहुंचता है, तो हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, v नॉट और h में रिलेशन निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, जहाँ v क्या है फाइनल स्पीड, u क्या है इनिशियल स्पीड, g क्या है ग्रेविटी, h क्या है हाइट है, फाइनल स्पीड क्या है। अगर हमने इस कण को फेंका है और ये किसी अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंच गया, इसका मतलब उस समय उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू यू, इनिशियल हमने कितने से फेंका था, v नॉट से फेंका था, माइनस 2gh, तो यहां से हमारे पास v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2gh, और v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2gh आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? अब हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, u माइनस gt। अब वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। जब अधिकतम ऊंचाई पर वो पहुंच गया है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, v नॉट माइनस g इंटू टी। तो इसका मतलब कितने समय के बाद, v नॉट अपॉन g समय के बाद वो कण कहाँ पहुंच गया, अपना मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है। इसका मतलब समय है हमारा वो v नॉट अपॉन g से ज्यादा होगा तो वो कण ऊपर नहीं जाके वापस आता हुआ हमें दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब हम ये चाहते हैं कि कण को हमने यहां से फेंका है, ठीक है, ये ऊपर गया है, ऊपर गया है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पे क्या लग रहा है, पश्चिम दिशा में फोर्स लग रहा है, तो यहां से इसने चलना शुरू किया, ये इधर जाना शुरू करेगा, शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वापस आए, तो जैसे ही ये वापस आएगा तो ये क्या करेगा, इधर कहीं आके गिरेगा। गिरना कहाँ चाहिए था, वापस यहीं पे गिरना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, शिफ्ट होके कहीं दूसरी जगह गिरेगा, जहां से हमने फेंका वहां नहीं गिरेगा। तो वो कितना शिफ्ट है वो हमें चाहिए। तो ये टी क्या बता रहा है, ये टी बता रहा है जब वो यहां आया तब कितना शिफ्ट हो गया है, और जब ये वापस नीचे आएगा तो वो समय कितना हो जाएगा, टी जाने का और टी आने का। तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट अर्थात उसकी उड़ान का कुल समय, कण का हवा में रहने का कुल समय है वो कितना जाएगा, 2t इज इक्वल टू 2v नॉट अपॉन g आ जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले में मैं 2t रख दूं या 2v नॉट t की जगह 2t वैल्यू पुट कर देता हूं। समय t है, इसमें जहां जहां t है उसकी जगह 2t, और वो 2t की वैल्यू कितनी है, 2v नॉट अपॉन g पुट कर दूं तो ये x प्राइम की वैल्यू हमें क्या बता देगी, कितना वो शिफ्ट हो गया है। बताएगा कि नहीं बताएगा? तो ये मान हम रखते हैं और अभी निकाल लेते हैं इससे। देखो कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, बहुत आसान सी चीज है। और ये v नॉट हम निकाल चुके हैं, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आ गया। तो यहां से हमारे पास आएगा x प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा कोस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2v नॉट अपॉन जी की होल स्क्वायर इंटू v नॉट माइनस जी डिवाइडेड बाई 3। टी की वैल्यू कितनी है, 2v नॉट अपॉन जी, जी से जी कैंसिल हो गया, x प्राइम इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ओमेगा कोस लैम्डा
4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, वी नॉट माइनस 2 वी नॉट अपॉन 3। ठीक है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा कोस लैम्डा 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इंटू 3 वी नॉट माइनस 2 वी नॉट। तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा कोस लैम्डा 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इंटू वी नॉट अपॉन 3। तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या जाएगा, -4/3 ओमेगा कोस लैम्डा, और क्या बच रहा है, डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, जी स्क्वायर भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, क्या बच रहा है, वी नॉट की क्यूब। अब चूंकि वी नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितनी है, वी नॉट इज इक्वल टू √2gh, तो ये मान रख देते हैं इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम की वैल्यू आ जाएगी h के टर्म्स में। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स प्राइम इज इक्वल टू -4/3 ओमेगा कोस लैम्डा अपॉन जी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू √2gh की क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, -4/3 ओमेगा कोस लैम्डा अपॉन जी स्क्वायर इंटू 2gh डॉट √2gh। जी से एक जी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास आ गया, देखो इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू -8/3 ओमेगा कोस लैम्डा अपॉन जी। ठीक है, और क्या बच गया, ये 2 बाहर आ चुका है, h और h कितना हो गया, h की पावर 3/2 और √g और एक g यहाँ पे है, तो क्या बचेगा, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या, इस g को मैं काटता इससे तो एक √g बच जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे √g और ऊपर क्या है, √h, तो √h अपॉन g, और साथ में क्या बच रहा है, एक h बच रहा है, और ये 2 भी है, तो इसको भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखो देखें, कोई दिक्कत है क्या इसमें, यही बचागा ना। देखो 4 × 2 8/3 ओमेगा ओमेगा कोस लैम्डा कोस लैम्डा, इस जी से एक काट दी स्क्वायर तो एक जी बच गया था, एक जी को इस √g से काटा तो √g बच गया। ठीक है, 2 ऑलरेडी बाहर आ गया है, h हमारा ये है वो मैंने यहाँ रख दिया, √2h है वो ये रहा, और √g हमारा यहाँ पे आ गया है। ये हमारी आ गई एक्स प्राइम की वैल्यू। अर्थात कण को जब हमने ऊपर फेंका है तो जब वो वापस आएगा तो जिस स्थान से फेंका है उस स्थान के बीच में और जहां वो गिरा है उसके बीच में दूरी कितनी आएगी, ये दूरी हमारी आ जाएगी, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब इसके साथ ही एक और इसमें रिजल्ट निकल के आता है, वो क्या आता है, अगर आपसे कोई कहे कि जब कण को आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका है तो अधिकतम ऊंचाई पर कोरोलियस बल की वजह से उसका वेग कितना होगा, तो वो वेग आपको शून्य नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है, क्योंकि जब आपने अधिकतम ऊंचाई पर फेंका है तो नो डाउट उसका जेड डायरेक्शन का वेग क्या है, 0 है। लेकिन आप देख रहे हो कि जब इस कण को हमने फेंका तो कोरोलियस बल की वजह से इस पे पश्चिम दिशा की ओर क्या लगना शुरू हो गया, बल लगना शुरू हो गया, और उस बल की वजह से इसका क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा में वेग आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और उस वेग की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या इससे पहले हमने डेराइव किया था वहां से भी हम देख सकते हैं। dx प्राइम ओवर dt हमने निकाला था, इसमें अभी मैंने मिटा दिया है, पीछे आप देखोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा वो कितनी थी हमारी, -2 ओमेगा कोस लैम्डा, और क्या था, v0 t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 था। यही था क्या, देखना आप पीछे जाके देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, dx प्राइम ओवर dt की वैल्यू है। इसका मतलब ये वो वेग है जो किसी समय t पर कण पर लग रहा है। z डायरेक्शन का तो नो डाउट 0 है, लेकिन x डायरेक्शन में ये वेग उसका है। तो अगर आपसे कहता है कि अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना है, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए समय की वैल्यू t कितनी आ जाएगी, v0 अपॉन g आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले में जब हम t की जगह v0 अपॉन g रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा जब इस कण को ऊपर फेंका है तो इस h हाइट जो अधिकतम है उस समय उसका z डायरेक्शन का वेग तो 0 है,
लेकिन इस डायरेक्शन में उस पर वेग लग रहा है और उस वेग की वैल्यू ये आएगी। तो ये था हमारा, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी गति पर कोरोलियस बल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पृथ्वी के घूमने की वजह से उसके गुरुत्वीय बल पर या गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।